दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, कल बजट में हुई है घोषणा, 8वें वेतन को करोड़ों रुपए मिले हैं कि आप काम करिए शुरू और आप पेंशनर्स हैं, सर्विंग है, होगा फायदा। और दूसरी बात, यानी आप सैनिक हैं, पूर्व सैनिक और सेना को बड़ा खजाना मिला है और उसमें लगभग करोड़ों रुपए की पेंशन बजट में भी हुई है बढ़ोतरी। और क्या, यानी वन रैंक वन पेंशन का फायदा प्रीमेचर को होगा। और कोर्ट यानी हाई कोर्ट का क्या है आदेश। और साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग के पूर्व सैनिकों ने खाई कसम, एकजुट हुए और कहा मैं प्रशासन, शासन, समाज और पूर्व सैनिकों की सेवा के लिए 24 घंटे हूं तैयार। आप देख सकते हो वीडियो और भीड़। और मैं बात करूंगा नेताओं में अब कितनी नैतिकता बची है, यह भी आपको सुनना होगा, देखना होगा। तो आइए दोस्तों, खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले जैसे कि आप हेडलाइन में देख सकते हो कि बजट में सरकार का बड़ा ऐलान, सैलरी पेंशन में जल्द बढ़ोतरी का रास्ता हुआ साफ। मिला इतना फंड, आखिर कौन सा रास्ता साफ हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कल बजट में बहुत सारी घोषणाएं की। विकास के लिए 2047 का एक उन्होंने रोड मैप तैयार किया कि हर क्षेत्र में किस तरीके से देश का विकास किया जा सके। लेकिन स्पेशल हमारी नजर है 8वें वेतन आयोग पर। आखिर उन्होंने जो पैसा दिया है 23.42 करोड़, वो किस लिए। और उसमें सीधा सीधा लिखा है कि उन्होंने 8th पे कमीशन में सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए भविष्य में बदलाव की तैयारी का आधिकारिक स्वरूप दे दिया है और शुरुआत हो चुकी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की डिमांड पर ग्रांट में से उन्होंने इतना बजट एलोकेटेड किया, यानी 23 करोड़ 42 लाख। और जैसा हम सभी जानते हैं कि 15 जनवरी 2025 को आयोग की गठन की आधिकारिक घोषणा हुई। 28 अक्टूबर 2025 को आयोग के गठन का आधिकारिक ऐलान हुआ। 3 नवंबर को आयोग का आधिकारिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी हुआ। 20 जनवरी 2026 को और उन्हें ऑफिस मिला। और 28 जनवरी 2016 को चीफ विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति हो गई है। 1 फरवरी 2026 को आयोग ने 23.42 करोड़ रुपए बांट दिए। यानी 15 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक क्या क्या हुआ है ये घटनाक्रम, और अब उन्होंने पैसा दे दिया। आयोग को मिला इतना पैसा, यानी बजट 2026-27 में 23.42 करोड़ का प्रावधान। इसमें से लगभग 21.32 करोड़ और 2.12 करोड़ पूंजीगत यानी आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर रखे गए हैं। और जिसमें क्या खर्च क्या होगा, आयोग का गठन, स्टाफ, दफ्तर, रिसर्च, प्रशासनिक खर्चों के लिए होगा। अब यह वेतन बढ़ोतरी का पैसा नहीं, बल्कि आयोग के काम शुरू करने की तैयारी का बजट है। आप समझ चुके होंगे, उन्होंने कहा है अब आपका ऑफिस सेटअप होगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मीटिंग के लिए, जितना जो खर्च होगा इसके लिए उन्होंने इतना पैसा दिया है। सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा जल्द करेगी सरकार। इसका सीधा मतलब है कि सरकार आने वाले समय में 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी, करीब 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा की शुरुआत हो गई है। आमतौर पर वेतन आयोग महंगाई, जीवन यापन, कर्मचारियों की जरूरत, सरकार का वित्तीय स्थिति देखकर नए वेतन की सिफारिश देता है। बाद में इन्हीं सिफारिशों के आधार पर आपकी बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते, पेंशन में बदलाव होते हैं। बेसिक और फैमिली पेंशन में भी बदलाव की बढ़ोतरी होगी और कहा है इस रिपोर्ट को जल्द तैयार किया जाए। तो दोस्तों, ये एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हम तैयार हैं, पैसा मिल गया, अब होगा काम शुरू। अब मैं बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर का असर। सेना को 1 लाख करोड़ ज्यादा, 10 साल में सबसे बड़ा इजाफा। यानी आप देख सकते हो कि 7.84 लाख करोड़ रुपए का बजट, यानी ये पिछले बजट के मुकाबले 1 लाख करोड़ ज्यादा, यानी कुल 15% बढ़ोतरी हुई है। अब ये बजट इतना मिला है तो कहां होगा खर्च। सेना को मिलने वाले बजट के मुख्य 4 कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हथियार खरीद के बजट में 22% की बढ़ोतरी होगी। रेवेन्यू खर्च यानी सैलरी भी बढ़ सकती है, यानी सेना के वेतन, भत्ते, दैनिक संचालन खर्च, ट्रेनिंग, लगातार वृद्धि, यानी उसमें वृद्धि। रिटायर्ड सैनिकों के लिए पेंशन बजट, डिफेंस पेंशन बजट का एक बड़ा हिस्सा जो पूर्व सैनिकों के लिए, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और ये बढ़ोतरी आप देख सकते हो 1,71,328.22 करोड़ रुपए हैं। बिल दोबारा फिर बोलता हूं, यानी 1,71,338.22 करोड़ इतना उन्होंने दिया हुआ है। और इसमें बढ़ोतरी हुई है 6.53% की बढ़ोतरी हुई है, यानी राजस्व में 17.24 की बढ़ोतरी हुई है। और रक्षा में खर्च करने के लिए यानी 21.84 की बढ़ोतरी हुई है। और सिविल रक्षा डिपार्टमेंट में
0.45 की घटोतरी हुई है। तो आप ये देख सकते हो सीधे सीधे आंकड़े, और जिसमें राफेल जेट, पनडुब्बियां, ड्रोन, यानी ताकत को बढ़ाना है, सेना को और ज्यादा मॉडर्नाइज करना है, सेना को और ज्यादा इफेक्टिव करना है, चाहे वो रिऑर्ग हो, चाहे इक्विपमेंट हो, किसी भी तरीके से। और साथ ही उन्होंने उनके सैलरी स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी, जो सर्विंग है, और पेंशनर्स के लिए भी बजट बढ़ाने का उन्होंने प्रावधान और रिकमेंडेशन दिया। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा वर्निंग वन पेंशन के बारे में। ये खबर चल रही है क्या 1 जुलाई 2014 के बाद जो लोग प्रीमेचर रिटायरमेंट आए उनको कोई उम्मीद बाकी है? और ये ब्रिगेडियर CS विद्यासागर ने एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने दिया कि कोर्ट केस चला था, सरकार के सामने भेजा है, सरकार मानेगी या नहीं वो सरकार की बात। कल हमने उनको ये भेजा, साहब ने इसको पढ़ा, बोला नहीं अब सरकार के पाले में है गेंद। जैसे समय से पहले सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए खुशखबरी, अब ये जुलाई 2014 से OROP के लिए भी पात्र होंगे, जो देने से सरकार ने इंकार किया था। AFT प्रिंसिपल ब्रांच का ऑर्डर, और जिसमें 114 नौ सैनिकों ने अपील डाली थी। मैं लेफ्टिनेंट जनरल TS गिल विशेष बलों से पूर्व उन्होंने कहा US पश्चिमी कमांड को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यह निर्णय भेजा है। और ये टी सेवा के साहब हैं, यानी ट्राई सर्विस ऑफ एक्सेप्शन वेलफेयर एसोसिएशन के, और उन्होंने कहा है 1 मैन जुडिशरी कमेटी, यानी सारी चीजें कही गई हैं। लेकिन लास्ट में क्या गया, ये ध्यान देने योग्य है कि आपको न्याय से वंचित किया जाता है तो आपको न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में संकोच नहीं करना चाहिए। हालांकि न्यायालयों में कुछ समय लग सकता है, यदि आपकी प्रार्थना न्याय के लिए है तो आपको न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये गेंद, ये नियम पहले भी हुआ था और ये सरकार के पाले में। अभी सरकार OROP 4 आती है, उससे पहले बहुत सारी चीजें होंगी, देखते हैं कि आगे होता है क्या, लेकिन उम्मीद बाकी है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, कुछ वीडियो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, और ये है ग्वालियर चंबल संभाग के भूतपूर्व सैनिक हैं दोस्तों। और ये हमारे ग्वालियर चंबल संभाग, यानी आप समझ सकते हो भिंड जिला, मुरैना जिला, ग्वालियर है, सबलगढ़ है, कुछ यूपी के सटे हुए हैं। यहाँ ग्वालियर में सब लोग रहते हैं और लगभग इनका बैकग्राउंड भिंड और मुरैना से मैक्सिमम लोग होते हैं। अब इन्होंने इस तरीके का कल एक अपना सेमिनार किया जहां पर श्री रामोतार परमार को अपना नवनियुक्त अध्यक्ष बनाया गया और उन पर भरोसा जताया गया। उन्होंने भी कहा कि जो आपने हमें जिम्मेदारी दी है मैं उन पर खरा उतरूंगा। और उनकी जो कार्यकारिणी थी और स्टेज पे थे, जिनको मैं जानता हूं, धर्मराज सिंह तोमर, ये वेटरन्स हैं, मोनू भदौरिया हैं, और कृष्ण जादौन सर हैं, और दूसरे और भी लोग हैं, शायद मैं वहां पर थे। और वहां पर हमारे पूर्व और वरिष्ठ वेटरन श्री बलवीर सिंह तोमर जी थे। एक आप देख सकते हो वहां पर लोगों को यह मैसेज दिया गया कि हमें एकजुट होकर के, यानी क्षेत्रीय समस्या हो या जिला प्रशासन की समस्या हो या हमारे प्रदेश की समस्या हो या राष्ट्र की समस्या हो, इनको लेकर के हमें गंभीरता से काम करना होगा। और दोस्तों, हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करने से पहले आप ये वीडियो देखिए। उन्होंने बहुत ज्यादा बड़े जोश में थे और मैं चाहता हूं कि भगवान किसी की नजर ना लगे। आपको सबसे पहले यूनिटी दिखानी होगी और किसी का विरोधाभास नहीं करना होगा। कई संगठन बनते हैं, उसमें से और कुछ अच्छी चीजें निकल के आती, बस आपने सकारात्मक रहना है और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने का मैं अब बात करूंगा क्षेत्रीय समस्याएं, यानी क्षेत्रीय समस्याएं। मेरे पास दिन में कम से कम ऐसे 50 कॉल आते हैं कि मेरा किसी ने जमीनी विवाद है, प्लॉट का विवाद है, यानी एक सैनिक है, पूर्व सैनिक कहीं ना कहीं फंस जाता है, वो अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ पाता। यदि आप उसके पीछे 20 से 25-50 लोग खड़े हो जाते हो, उसको ताकत मिलती है और उसकी बात जो प्रशासन नहीं सुनता है, लोकल प्रशासन, तो वो सुनेगा और मानेगा भी। और ये बात हम मुख्यमंत्री तक, यानी स्टेट के ले जा सकते हैं, इतनी सैनिकों में पावर है। अब सैनिकों को अपनी गरिमा बनाए रखना है, सैनिकों को अनुशासन में रहना है। बातचीत का तरीका, हमारा कंडक्ट, क्योंकि हर कोई ये चाहता है ये सैनिक है अनुशासन में। कल मैंने वीडियो डाला था, बिहार के डिप्टी CM को एक हमारे फौजी ने कुछ जोर से गुस्से में कुछ बोल दिया था, तो उन्होंने कहा कि हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते हैं। मैं एक CM हूं, मैं चाहूं तो आपको पनिशमेंट दिला सकता हूं, नौकरी भी डाला, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, आपकी 25 साल उम्र है, जोश है, आप बच्चे हो। समस्या का निदान किया, सरकार को आदेश दिया कि सैनिकों के साथ सम्मान और न्याय बहुत जल्दी होना चाहिए, समय से पहले। और इसी के लिए ऐसे क्षेत्रीय समस्याएं बहुत होती हैं, घरों को लेकर, प्लाटों को लेकर, गलियों को लेकर के, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कोई ना कोई शोषण की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद
जिला प्रशासन से मैं उम्मीद करता हूं कि आपका काम होता है कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से आप मिलें और कलेक्टर से आपकी मीटिंग, कलेक्टर हमारा चेयरपर्सन है, हमारे संगठनों का चेयरपर्सन है, वो हमें मिलेगा, समय देगा और इस कड़ी को जोड़ने का काम जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का बनता है। यदि वो नहीं मानते तो आप रिटर्न में ज्ञापन दीजिए कि हमें आपसे मीटिंग करनी है और हमारे 100 सैनिक हैं, हम अपनी समस्याओं को लेकर पहले ज्ञापन दीजिए, उनको समझाइए और फिर तरीके से मीटिंग हो सकती है और आपकी समस्याओं का निवारण हो सकता है। अब रही प्रदेश की समस्याएं बहुत हैं, आपके रिजर्वेशन को लेकर है, आपके बहुत सारे इश्यू हैं जो राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड ये आपके सीधे स्टेट के अंदर आते हैं। वहां पर सीएम है, राज्यपाल है, वहां तक भी अपने आप आवेदन, प्रतिवेदन, मेमोरेंडम लेके जा सकते हो। लेकिन और कौन सी समस्या है आपको स्टेट को लेवल आपके रिजर्वेशन की है और तमाम ऐसी पॉलिसी हैं, जैसे मैं सामने कहूं सेना मेडल हमारे मध्य प्रदेश में 50,000 था, अब वो सीधा 25 लाख हुआ है। मैं कह रहा हूं ना, तो ऐसी चीजों को लेकर आपको जागरूक होना होगा और रखना होगा। उसके बाद आपको राष्ट्रीय बहुत सारी समस्याएं, आप 8वें वेतन आयोग को लेकर की बात कर सकते हो, वन रैंक वन पेंशन की बात को, मिलिट्री सर्विस पे, ECHS, DGR, तमाम समस्याओं को आपको समझना होगा कि चीजें हमने कब किस प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से रखनी, बस सीखो। और हमारी शुभकामनाएं सभी लोगों के लिए जो भी ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। और यहां पर मैं हमारे वरिष्ठ बलवीर सिंह तोमर साहब का भी भाषण सुनना चाहता हूं। बोलते एकजुट हो जाइए, हम सब वेटरन्स हैं, हमारा मोटिव एक है यार, हमारी वर्दी बदली, हमारी सोच नहीं बदली, बस हमें कोशिश करना है, हमें किसी के प्रति नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना है। तो अब मैं आप ग्वालियर में एक जिला चलाना चाहिए जो हमारे अध्यक्ष थे अरविंद सिंह तोमर, वह संभागीय अध्यक्ष थे, लेकिन फर्क ज़्यादा है ग्वालियर में और काफ़ी संख्या में यहाँ पर सैनिक है। तो ये हार आज मेरे कंधों पर रखा गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं इनकी आशा और संभावनाओं पर खड़ा उतरूँ और इस दायित्व को बखूबी अच्छी तरह निभाया जाए। यदि मैं कहीं भटकता हूँ या रास्ते में कहीं डगमगाता हूँ तो ये हमारे सैनिक बैठे हुए हैं, ये सभी हमारे साथ हैं, ये हमारे को मार्गदर्शन देंगे और हमारे को सही दिशा देंगे। हम उस दिशा में काम करेंगे, सैनिक हित में काम करेंगे, सैनिकों के सम्मान में काम करेंगे, वीर नारियों के हित की रक्षा करेंगे, शहीद परिवारों का ध्यान रखेंगे। जो भी सैनिक हित में जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो सब हम लोग सब मिलकर करेंगे। और जो ग्वालियर में छोटे छोटे जो संगठन चल रहे हैं वो सभी हम एकत्रित होकर एक जगह से काम करेंगे, क्योंकि इससे ताकत बढ़ती है तो घटती है। ताकत को एक जगह, शक्ति को संचय किया है और उसको इकट्ठा होकर ही उस ताकत को हमें इस्तेमाल करना है, व्यर्थ में बढ़कर उसको जाया नहीं होने देना है। क्योंकि हम सभी लोग सैनिक हैं और बहुत ही हमारे ईमानदार लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। भूगोल, इतिहास सबसे ये परिचित है। इनसे मेरे को नहीं लगता कि हमारे देश में कोई है जिसने इन चीज़ों को देखा है और देखा है। ये परिस्थितियों में रहे हैं हमेशा। लोगों ने जिस प्रकार से प्यार और सहयोग दिखाया है ये बहुत ही काबिल तारीफ है और ऐसे ही हमेशा मेरा सहयोग करते रहें। कभी भी हम मार्ग से भटके तो हमारे को मार्गदर्शक की तरह गाइड भी करते रहें। और आज अपने इंद्रपाल सिंह तोमर का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और सभी शुभकामनाएं। सभी व्यवस्था बखूबी थी। तो हम लोगों में एक आदत है, जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस में भी रहा है। उसी तजुर्बे से, उसी अनुभव से काम करके और बेहतर काम करके सैनिक एकता। हम एक अनुशासित सिपाही हैं। समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए भी हमारा फर्ज बनता है। तो मैं माननीय परमार साहब से निवेदन करूंगा कि ये सारी जो संभावनाएं हैं समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए हम लोग सब मिलकर प्रयास करेंगे। और मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद है पूरी कि परमार साहब इस अपने इस कार्य में सफल होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय। का
अध्यक्ष नियुक्त किया है, उसके लिए मैं धर्मेंद्र सिंह राजावत, संस्थापक राष्ट्रीय हिंदू एकता संगठन भारत एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा अखंड भारत एवं राष्ट्रीय संयोजक रक्षक मोर्चा टीम वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल मिश्रा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां प्रेषित करता हूं। लगभग 5 वर्षों से आदरणीय रावणदास सिंह परमार जी हमारे बीच हम सभी भाइयों के लिए कैसे भी विषय हो, चाहे पूर्व सैनिकों के प्लॉटों पर किसी ने कब्जा किया हो, चाहे मेडिकल से रिलेटेड समस्या हो, किसी को ब्लड की समस्या हो, किसी को ब्लड प्राप्त कराना हो, ऐसी बहुत सारी चीजों का आदरणीय के द्वारा तन मन धन से सहयोग किया गया। इसी की भावना को देखते हुए आज जो इतनी संख्या में हम सभी भाई इनको हृदय से अध्यक्ष स्वीकार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। कई महीनों तक संघर्ष करते रहे और जब हमारा वहाँ के स्थानीय कलेक्टर साहब से विवाद हुआ तो सबको पता है कि भिंड में सैनिक संगठन कोई भी इतना मजबूत है नहीं, तो साहब यहाँ से काफी सैनिकों की संख्या को लेकर के वो गए थे और इन्होंने बहुत अच्छे से वो विषय रखा और उसमें हम लोग सफल भी हुए। लेकिन उस सफलता में और भी कई चीजें हैं। कई बार हम लोग देखते हैं सैनिकों में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हमारे पास कोई पद नहीं है, किसी भी संगठन में कोई ऐसा पद नहीं है, एक नॉर्मल आईडीओ से जुड़ा हो, लेकिन साहब या किसी भी सैनिक संगठन कोई सैनिक हित के लिए जब आवाज उठाता है तो हमारा धर्म है कि उसमें मदद करना। कोई राजनीतिक दल तो है नहीं या कोई पार्टियां तो है नहीं कि हम उनकी मदद नहीं करें। तो वहाँ पर कई लोगों को जो ईर्ष्या होती है, ग्वालियर पे हाईवे पे साहब ने कई बार कई लोगों को मदद की, घायलों को पहुँचाया और वो इनकी खबर को जब हमने अखबारों में दिया तो कई बार जो हमारे साथ काम करते हैं लोग उनको इनसे ईर्ष्या होने लगी। तो ये बड़ा दुख का विषय है। दूसरी बात, इस अमर शहीद पवन भगवैया को लेकर के सबसे जो हमारा संघर्ष तो था ही, लेकिन सबसे जो बड़ी मदद की वो एनडीटीवी ने की। अब आपको असली बात बताएं, एनडीटीवी के लोग इतने प्रभावित हुए कि हमारा आंदोलन खत्म होने के बाद भी 10 दिन बाद दिग्विजय सिंह से मिले कि आप विपक्ष में हैं और एक शहीद का पिता सड़क पे रो रहा है। ये क्या हो रहा है भिंड में? भिंड के अंदर तो दिग्विजय सिंह ने टिप्पणी की कि बीजेपी देशभक्त अपने आप को कहती है और सड़क पे शहीद का पिता रो रहा है सम्मान पाने के लिए, सम्मान राशि के लिए। आपको नैतिकता की बात बताऊंगा, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, मैं माफी चाहता हूं। राजनीति की कालिख, नैतिकता का अंत, सत्ता रुपयों की भूख, घटती नहीं बढ़ती है, यह लालच डीएनए में आ जाता है। यदि आप राजनीतिक महत्वाकांक्षी हो तो ये आपको समझ लेना है, सुन लेना है। मैं क्यों कह रहा हूं? अब ये होता है, आप समझते हो तो अजीत पवार जी जो कि डिप्टी सीएम थे महाराष्ट्र सरकार के, और उनका एक दुखद अंत हो जाता है, देहांत होता है। उनका पर्सनल एक प्राइवेट जेट है जो क्रैश हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद लोग शोक संवेदना व्यक्त करते हैं घंटों में, और घंटों के बाद बात आ जाती है अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इनकी जगह, इनकी जगह बागडोर कौन संभालेगा। यानी जो रोना धोना वो डाइवर्ट हो जाता है। और तीसरे दिन उनकी धर्मपत्नी को डिप्टी सीएम की शपथ ले लेती हैं, जो राज्यसभा की वर्तमान में सदस्य है। बेटे को राज्यसभा की तैयारी हो जाती है, तो वहां पर मुबारकबाद भी होती है। और एक तरफ आप समझ सकते हो कि चिता की आग ठंडी नहीं होती हमारे समाज में। अब यहां बात आती है, राजनीति क्या इतनी हो गई या और कोई बन सकता था? 13 दिन का शोक होता है, कोई उसमें भी नहीं जाना चाहता है। और इतना धन है, इतना पैसा है, शोहरत है, फिर भी क्या ये प्यास नहीं बुझ रही है? ऐसी कौन सी प्यास है जो बुझी इनकी नहीं बुझ रही है? तो आप लोग कितना, कौन सी आपके सामने ये रख रहा हूं, आगे सुन सकते हो। शमशान में वैराग्य नहीं, 2 लाख करोड़ की संपत्ति को बचाने की बड़ी चिंता। 2 लाख करोड़ की संपत्ति है उनके पास। क्या मंत्री और सांसद के पद अब किसी की बापोती बन गए?
अब सत्ता या योग्यता से नहीं बल्कि बसियत हो गई है। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का निधन होता है तो उनकी वाइफ चली आती है। मतलब ये डेमोक्रेसी है या राजतंत्र है, इसमें यह भी उल्लेख किया गया है। शोक की घड़ियां खत्म नहीं हुई हैं, वहां पर लोकतंत्र को राजतंत्र की तरह शपथ दिलाई जाती है। तमाम ऐसी बातें लिखी हैं, इनका मैं सीधा सीधा हमें अपने जीवन में समझना चाहिए कि हम हैं कहां, हमारी नैतिकता का कितना बड़ा पतन हो गया है इस पद के लिए, इस पैसे के लिए। और इतना 2 लाख करोड़ के बाद हमारी पेट या हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आप प्रतिक्रिया जरूर दें।